इंडियन सिनेमा में एक नया कलंक रिलीज हुआ है। सर के चुनर तेरी सर के। इसकी लिरिक्स इतनी वाहियात हैं कि मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। आप खुद यहाँ पे पॉज करके पढ़ लो। केडी द डेविल एक कन्नड़ा मूवी है जिसका ये हिंदी डब्ड सॉन्ग है। गाने की लिरिक्स इतनी घटिया है कि रिलीज होने के कुछ घंटों के अंदर इतना मैसिव बैकलैश हुआ कि यूट्यूब से गाना हटाना पड़ गया। NHRC ने इनको नोटिस भेज दिया और सिंगर को पब्लिकली अपॉलॉजी देनी पड़ गई है। IB मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि गाना बैन कर दिया गया है। जिस गाने के बारे में माननीय सांसद महोदय ने कहा है ऑलरेडी उस पे बैन लग चुका है। लेकिन गानों के नाम पर वर्ड कॉर्न को परोसने का ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था। कुछ समय पहले बादशाह ने एक गाने में माइनर लड़कियों को इस तरह से दिखाया था कि उसके ऊपर बहुत बैकलैश हुई। उसके पहले गुरु रंधावा ने अजूल सॉन्ग में स्कूल गर्ल्स को गलत तरीके से दिखा दिया था। अब कुछ लोग बोलेंगे ये सब मेन स्ट्रीम सॉन्ग नहीं है, तो ये बॉलीवुड के सॉन्ग देख लो। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटका ले सैया अल्कोहल से। या सैया ने देखा ऐसे कि मैं पानी पानी हो गई। अरे छोटे छोटे बच्चे तक सोने से पहले आइटम नंबर सुन रहे हैं आज के टाइम पर, और इस बात को बड़े प्राउडली पॉडकास्ट में डिस्कस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे आजकल उनका ये गाना देखकर सो जाते हैं। पूछा कौन सा, कहा यही आज की रात हुस्न का मजा आंखों से लीजिए। आज के समय हालत ऐसी है कि बिना आइटम नंबर के इनसे एक मूवी नहीं बनती है, और उसमें भी ज्यादा से ज्यादा स्किन, क्लीवेज, नेवल यही सब दिखाना होता है। फीमेल बॉडी को एक मार्केटिंग टूल की तरह यूज किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और फीचर्स बताता हूँ। कास्टिंग काउच। He told me, let me know whenever you come to Chennai. So I told him that I'm going to be in Chennai, and he came to meet me, and he kept insisting that we go to my room and chat. सेक्सुअल हरासमेंट। पहले दिन से उसने अपनी हरकतें शुरू कर दी थी। जब मैंने इसकी कंप्लेन मैंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से की कि मुझे इस बंदे की हरकतों से बहुत परेशानी हो रही है, आप प्लीज उसको बोलिए दूर रहे मुझसे, क्योंकि इसका तो काम ही नहीं है सेट पे, तो वो क्यों सेट पे है। और फिर मुझे आके वो मुझे पकड़ के खींच रहा है। फीमेल कैरेक्टर्स का ओवर सेक्सुअलाइजेशन और सेक्सिस्ट डायलॉग्स। ऊपर वाले ने तुम्हें आगे और पीछे बहुत कुछ दिया है, लेकिन ऊपर कुछ नहीं दिया है। भारत की फिल्म इंडस्ट्री में आपको ये सब कुछ मिलेगा। कैजुअल सेक्सिज्म इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि जब इंडस्ट्री से कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट की न्यूज भी आ जाती है तो सबका पहला रिएक्शन होता है, अरे इनका तो चलता रहता है। इन चीजों को स्पाइसी गॉसिप की कैटेगरी में डाल के कवर किया जाता है। न्यू कमर्स स्पेशली फीमेल एक्ट्रेसेस को एक्सप्लॉइट करना मानो एक नॉर्म बन चुका है। लड़की नई एक्ट्रेस है, यंग एक्ट्रेस है, तो चाहे जरूरत हो ना हो उसके साथ इंटीमेट सीन कर लो। अनइक्वल पे, सेट पर अनइक्वल फैसिलिटीज, किसी बड़े डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर को मना करने पर करियर खत्म करने की धमकी देना, ये सब कुछ खुलेआम होता है, लेकिन फिर भी इस पे कोई बात तक नहीं करता है। और इसीलिए आज के वीडियो में जरा इसी सेक्सिज्म को डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल में ये कितना डार्क और डिस्टर्बिंग है। आइए देखते हैं। आज के समय भारत में शायद ही कोई बिग बजट की मूवी बनती हो जिसमें एटलीस्ट एक आइटम नंबर ना डाला जाता हो। मूवी की कहानी में इसकी जरूरत हो या ना हो, लेकिन सिर्फ मार्केटिंग के लिए एक ऐसा गाना जरूर दिखाया जाता है जिसमें तमन्ना भाटिया या नोरा फतेही जैसे दूधिया बदन वाली एक्ट्रेसेस को कास्ट किया जाएगा। और दूधिया बदन भी बॉलीवुड वाले लोगों ने इनको टैग दिया है। तमन्ना भाटिया आपको पसंद है? आहा माशाल्लाह, क्या दूधिया बदन है। आहा। इनके गानों का मूवीज में सिर्फ एक ही काम होता है, मूवी के ट्रेलर आने से पहले यूट्यूब पे 200 से 400 मिलियन व्यूज आने चाहिए। अगर आइटम नंबर हिट हो गया तो मूवी चली जाएगी। ये एक फिक्स्ड फॉर्मूला है जो कई सालों से चलता जा रहा है। इसीलिए आइटम सॉन्ग्स में ज्यादा से ज्यादा स्किन, क्लीवेज, नेवल ये सब दिखाकर इसको सेंसुअल बनाया जाता है। एक्चुअल मूवी में सीन हो या ना हो, लेकिन यूट्यूब और सोशल मीडिया पर असली काम हो चुका होता है। अब जरा इसका स्केल समझो। दिलबर, ओ साकी साकी, आज की रात जैसे ये जो गाने हैं वो यूट्यूब पर बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके हैं। मतलब मूवी इंडस्ट्रीज ने फीमेल बॉडी को एक रेवेन्यू मॉडल बना दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन गानों का मूवी की स्टोरी से कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब एक सीरियस क्राइम थ्रिलर चल रही होगी और बीच में अचानक से एक डांस बार में सीक्वेंस आ जाता है जिसमें ये एक्ट्रेसेस के कपड़े बदल जाते हैं और सेटिंग बदल के इस तरह से डांस दिखा दिया जाता है। और सिर्फ आइटम सॉन्ग्स ही नहीं, एवरग्रीन रोमांटिक गानों में भी कैसी कैसी लिरिक्स होती है वो आप देखो। सोचा है कि तुम्हें रास्ता भुलाएं, सूनी जगह पे कहीं छेड़े डराएं। मतलब हीरो रास्ता भुलाकर एक्ट्रेस को सूनी जगह पर ले जाकर छेड़ने की बातें कर रहा है। इन गानों के लिरिक्स इतने प्रॉब्लमैटिक होते हैं कि कंफ्यूज हो जाओगे कि किसी लवर की लाइन है या किसी ग्रेपिस्ट की लाइन है। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। कंसेंट का कोई लेना देना ही नहीं है। जो हमारे मम्मी पापा लोग कहते हैं हमारी जमाने में गाने होते थे, उनके गाने सुन के तो अब रूह कांप जाती है। तू हाँ कर या ना कर, तेरी मर्जी सोनिए, हम तुझको उठा के ले जाएंगे। बेसिकली कंसेंट की बत्ती बना के डाल लो, फिर चाहे वो हीरो ग्रेपिस्ट क्यों ना लगने लगे। फीमेल के ओपिनियन की कोई जरूरत ही नहीं है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तुझको बनाया गया है सिर्फ मेरे लिए। मतलब औरत इंसान नहीं है, एक चीज है, और वो भी किसी और के लिए बनाई गई है। ऑब्जेक्टिफिकेशन की सारी लिमिट्स यहाँ पे क्रॉस हो चुकी है। और इन गानों में जो डांस सीक्वेंस होते हैं वो भी ऐसे ही शूट किए जाते हैं। मतलब क्या दिखा रहे हैं इसमें, रोमांस या फिर हैरेसमेंट?
ये तो हालत है इनके गानों की। कॉमेडी के नाम पर भी डबल मीनिंग जोक्स और सजेस्टिव चीजें खुल के दिखाई जाती हैं। 69 कॉमेडी का पूरा डेफिनेशन ही चेंज करके इन्होंने रख दिया। क्लीन कॉमेडी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो चुकी है, और हो भी क्यों ना, इन्हें पैसा पीटने का चीप तरीका जो मिल गया है। आपने ग्रैंड मस्ती या इतनी सारी मूवीज में कोई सी भी एक देखी है तो आपको पता होगा मैं किन घटिया चीजों की बात कर रहा हूँ। ऊपर से इन मूवीज की ऑडियंस भी मोस्टली मेल्स होते हैं जो वैसे ही सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड पड़े रहते हैं, इसीलिए इस तरह की मूवीज हर बार बॉक्स ऑफिस पे हिट हो जाती है। और ओटीटीज भी इस रेस में वैसे पीछे नहीं है। सस्ते वेब सीरीज के नाम पर ये लोग लिटरली सॉफ्ट कॉर्न दिखा रहे हैं। इसमें हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसके बाद गवर्नमेंट ने ऐसी कई सारी ऐप्स को बैन कर दिया था, लेकिन इस तरह के ऐप वापस से कुकुरमुत्ते की तरह उगने लगे हैं। बेसिकली एंटरटेनमेंट बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा मूवीज पे नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल सिविलाइजेशन पर टिका हुआ है, और इसीलिए बॉलीवुड में ऑन स्क्रीन विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन इतना ज्यादा दिखाई देता है। भारत में आज के टाइम पर पता नहीं ऐसे कितने सारे टीनेजर्स हैं जिनके लिए अब्यूजिव रिलेशनशिप्स कूल बन गई हैं। ऐसी चीजों को रोमांटिसाइज करते हैं क्योंकि मूवीज में वही दिखाया जाता है। कैरेक्टर में जब तक ऐसी मर्दानगी ना दिखे जो किसी लड़की को ऑप्रेस कर सके, तब तक वो कूल थोड़ी लगता है। कबीर सिंह इसका प्राइम एग्जांपल है। हीरो हीरोइन के क्लासरूम में घुस के डिक्लेयर कर देता है कि ये बंदी मेरी है, बिना उसका नाम जाने पहली मुलाकात में उसको किस कर देता है। उसके फ्रेंड्स डिसाइड करता है, उसके रूममेट डिसाइड करता है, और एक सीन में तो चाकू निकाल के लड़की को थ्रेटन करता है जब वो उसके साथ सोने से मना कर देती है। और ये सब इंटेंस लव के नाम पर पैकेज किया जाता है। मूवी के डायरेक्टर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ नहीं मार सकते, जहां मर्जी टच नहीं कर सकते, उसके सामने गालियां नहीं बक सकते, तो तुम में इमोशन ही नहीं है। If you can't slap, if you can't touch your woman wherever you want, and if you can't slap, you can't kiss, you can't use cuss words, I don't see emotion there. एनिमल मूवी में हीरोइन के सामने हीरो कहता है तुम्हारा पेल्विस बहुत बड़ा है, तुम हेल्दी बच्चे पैदा कर पाओगी। You have a big pelvis. You can accommodate healthy babies. एक दूसरा हीरो हीरोइन को बोलता है कि क्या कर सकती हूँ मेरे लिए। प्यार में पागल हीरोइन बोलती है कुछ भी। फिर हीरो क्या कहता है, खुद सुनो। क्या कर सकती है तू मेरे लिए? हाँ, कुछ भी। कुछ भी? ठीक है, तो फिर अपना टॉप निकालो। वैसे हमारे हीरोज यहाँ पे आके रुक नहीं जाते। रोमांस के नाम पर बात फिजिकल असॉल्ट तक पहुंच जाती है। दबंग मूवी का फेमस डायलॉग आपको याद होगा, प्यार से देने रख लो वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। प्यार से दे रहे हैं रख लो वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। ये रोमांस है या फिर हैरेसमेंट चल रहा है? जब कम उम्र के बच्चे जिनका माइंड अभी इंप्रेशनेबल है वो इस तरह के रोमांस को देखकर बड़े होते हैं तो उन्हें यही नॉर्मल लगता है, और बड़े होकर वो अपने पार्टनर से भी सिमिलर बिहेवियर एक्सपेक्ट करने लगते हैं। वैसे हमारी मूवीज में एक और घटिया चीज को खूब नॉर्मलाइज किया जाता है, वो है कि अगर लड़की ना कह रही है तो इसका मतलब ना नहीं है, बल्कि और ज्यादा ट्राई करना चाहिए। फिर एक टाइम पे आके वो मान ही जाती है। अरे उसके नाम में भी तो एक हाँ छिपी हुई है। रोमांस के नाम स्टॉकिंग को इसी तरह से सालों से बॉलीवुड ने ग्लोरीफाई किया है। तेरे नाम, दीवाना मुझसे नहीं, रांझना, टॉयलेट एक प्रेम कथा, इन सब मूवीज में रोमांस और स्टॉकिंग एक सेम तरह से दिखाई देते हैं। टॉयलेट एक प्रेम कथा में तो एक पूरा गाना है जिसमें अक्षय कुमार भूमि पेडनेकर के कैरेक्टर को फोन लेके स्टॉक करता है। इन लोगों के लिए ये सब बस मूवीज हैं, 35 दिन में निपटा के निकल लेते हैं, लेकिन इन सब का इंपैक्ट आम लोगों पर बहुत खतरनाक रूप से पड़ता है जिससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं। ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन आदमी ने एक लड़की को लगभग 2 साल तक स्टॉक करा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो ये सब करता रहेगा तो आखिरी में वो लड़की मानी जाएगी और उसके प्यार में पागल हो जाएगी। और पता है उसको ऐसा क्यों लगा? बॉलीवुड की वजह से। इवन कोर्ट में भी उसने इसी लॉजिक को यूज करके अपने आप को सजा होने से बचा लिया। भारत में लगभग हर लड़की को डेली बेसिस पे सब झेलना पड़ता है, लेकिन बॉलीवुड में आज भी रोमांस के नाम पर धड़ल्ले से यही सब बेचा जाता है। और बिल्कुल इसी तरह से बॉलीवुड ने खुलेआम खूब प्रमोट करा है ग्रेप कल्चर को भी। 70s के समय लिटरली ग्रेप सीन रखे जाते थे मूवीज में ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, मैं ग्रेप और कॉर्न वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि रियल वर्ड ले लूंगा तो यूट्यूब वाले इस वीडियो को एज रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और आप ये कभी देख नहीं पाओगे। अच्छा, 70s 80s में क्या होता था, रंजीत बॉलीवुड में बड़े फेमस विलेन हुआ करते थे। इन्होंने मूवीज में इतने ग्रेप सीन किए कि इनको एक मैगजीन्स में ग्रेप किंग बोला जाने लगा था। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स की डिमांड हुआ करती थी कि भैया मूवी में रंजीत का एक ग्रेप सीन होना तो मैंडेटरी है। फिर प्रेम चोपड़ा को एज ए विलेन हम सब ने देखा है। उनकी बायोग्राफी में वो खुद कहते हैं कि कमर्शियल सिनेमा में बिना वजह ग्रेप सीन्स को डाला जाता था और एक विलेन को तभी सीरियसली लेते थे जब उसने हीरोइन या हीरो की बहन के साथ ग्रेप किया हो। सोचकर देखो, बलात्कार जैसी घटिया चीज को भी एक टाइम पर बॉलीवुड ने सिर्फ एंटरटेनमेंट और पैसा कमाने का साधन समझ लिया था। और यही सब देख के कुछ गधे होते हैं जो इंस्पिरेशन लेने लगते हैं। पिछले साल यूपी में एक आदमी ने मिर्जापुर वेब सीरीज से इंस्पिरेशन लेकर एक मर्डर कर दिया था। उससे पहले एक और इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी
ने मुन्ना भैया के कैरेक्टर से इंस्पिरेशन ली थी। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। बॉलीवुड ने इस तरह का जो पागलपन है खूब नॉर्मलाइज करा है। और ये तो हो गई ऑन कैमरा जो सेक्सुअलाइजेशन होता है। ऑफ कैमरा इससे भयंकर चीजें चल रही हैं जिसके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चलता है। बॉलीवुड में शायद ही कोई एक्ट्रेस होगी जिसने कभी कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस ना किया हो। कुछ साल पहले जब मी टू मूवमेंट चल रहा था तो उस समय तनुश्री दत्ता, सलोनी चोपड़ा, राधिका आप्टे, स्वरा भास्कर, मुनमुन दत्ता ऐसे कई सारे लोगों ने अपनी हैरेसमेंट की कहानियां सुनाई थी। और ये तो फिर भी वो स्टोरीज थी जो बाहर निकल के आई। सोच कर देखो ऐसे कितने इंसिडेंट होते होंगे जो कभी बाहर ही नहीं आ पाते। साजिद खान के खिलाफ मल्टीपल एक्ट्रेसेस ने एलिगेशन लगाए थे। आलोक नाथ जो ऑन स्क्रीन बड़े संस्कारी इंसान दिखते हैं उन पे तक रेप के एलिगेशन लग चुके हैं। सुहास घई पर और रेप के एलिगेशन है। और ऐसे ही मैं 50 नाम गिनता जाऊंगा लेकिन ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। अपॉर्चुनिटी देने के नाम पर सेक्स फेवर्स मांग लेना या कास्टिंग काउच जैसी चीजें बॉलीवुड में बहुत ज्यादा कॉमन है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ फीमेल एक्ट्रेस के साथ होता है, कई मेल एक्टर्स भी इस बात पर ओपनली बात कर चुके हैं। You have to be smart, you have to be sexy. जो स्मार्ट है, जो सेक्सी है वो आगे निकल जाता है। कल मैं तुम्हें ये ऑफिस में भेजूंगा, कल मैं तुम्हें वो ऑफिस में भेजूंगा, फिर तुम मुझे कहोगे, you know, take touch. अरे I was like in complete shock, and then he has the gall to try and negotiate with me. He says, okay, we won't do anything, just let me touch it. कमाल है। He said, okay, I'll only see it. इसके अलावा सेट पे अनइक्वल फैसिलिटीज देना बहुत कॉमन चीज है। फीमेल एक्टर्स को कई बार लोअर क्वालिटी की वैनिटी वैन्स मिलती हैं, वॉशरूम खराब प्रोवाइड किए जाते हैं, जबकि मेल लीड जो होता है उसको मल्टीपल लग्जरी वैन्स दी होती हैं। लेकिन इसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें जो डायरेक्टली नहीं होती लेकिन बिजनेस से बहुत ज्यादा ड्रिवन होती है। जैसे अनइक्वल पे को लेकर बॉलीवुड में बहुत पॉपुलर डिबेट चलती रहती है कि लड़कियों के साथ गलत होता है, कम पैसे मिलते हैं। लेकिन आमिर खान ने इसको लेकर बड़ी पते की बात बोली थी। उनको हीरो से ज्यादा पैसे मिलते थे। अमिताभ बच्चन उस समय के हाईएस्ट पेड एक्टर हुआ करते थे, लेकिन सलीम जावेद को उनसे भी ज्यादा पे किया जाता था क्योंकि उनके लिखी हुई मूवीज बहुत ज्यादा चलती थी। आज के टाइम पर भी आप देखोगे तो जो विमेन सेंट्रिक मूवीज रहती हैं वो कम चलती हैं और इसीलिए इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। इसलिए जो ऐसी मूवीज हैं वो बनती भी कम है और फीमेल लीड्स को पैसे भी कम मिलते हैं। इसीलिए इसमें पर्सनली मुझे कोई वाला एंगल नजर नहीं आता है। एक सिमिलर तरह का डिबेट बॉलीवुड में एज रिलेटेड डबल स्टैंडर्ड को लेके भी चलता है। मतलब एक मेल लीड होगा वो अपने 60s तक भी चला जाएगा तो हीरो का रोल प्ले करता रहेगा। रजनीकांत तो अपने 70s में भी हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन वहीं फीमेल एक्टर को उनके 30s के बाद साइडलाइन कर दिया जाता है या मोस्टली नॉन लीड वाले रोल में कास्ट करना शुरू कर दिया जाता है। जैसे अक्षय कुमार के केस में आपको इस ग्राफ में बड़ा क्लियरली दिखेगा। 1992 से उनकी उम्र तो बढ़ती गई है लेकिन उनके फिल्म्स में हीरोइंस अभी भी अर्ली और मिड 20s वाली मिलती हैं। हालत यह है कि आजकल इनके साथ जो हीरोइन कास्ट की जाती है उनकी टोटल एज से ज्यादा इन दोनों के बीच का एज गैप होता है। अब एक तरह से आप इसको बॉलीवुड का डबल स्टैंडर्ड बोल सकते हो और दूसरी तरह से आप ये भी कह सकते हो कि ऑडियंस ही कोई 50 साल की हीरोइन को देखने नहीं जाती है लेकिन 50 साल के हीरो को देखने जाती है। तो ये बिजनेस की डिमांड है। अब देखो मूवीज का समाज पे, लोगों के दिमाग पे इंपैक्ट डायरेक्टली पड़ता है और इस वीडियो में मैं आपको इसी के बहुत सारे एग्जांपल दे चुका हूं। इसीलिए जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी कुछ मूवीज बनती हैं या खुलेआम ये सब चीजें चलती हैं तो मामला कंसर्निंग लगता है। लेकिन इसके साथ ये भी बात सच है कि बॉलीवुड जो कुछ भी करता है या दिखाता है वो सिर्फ पैसों के लिए करता है। अगर अचानक से पुलिस वाली मूवीज चलने लगती हैं तो सब के सब पुलिस वाली मूवीज बनाते हैं। अगर मर्डर मिस्ट्रीज पॉपुलर हो जाए तो सब मर्डर मिस्ट्री बनाते हैं। अभी धुरंधर चल पड़ी है, आप देखना इसकी 8-10 सस्ती कॉपीज अगले 1-1.5 साल में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उसी तरह से जब आइटम नंबर पे नाचती हुई लड़कियों को 1 बिलियन लोग यूट्यूब पे देखते हैं तो बॉलीवुड का दिमाग ठनकता है कि भैया इससे पैसा आ रहा है, अब तो यही दिखाएंगे। और उसके अलावा इस इंडस्ट्री में अंदर से एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। मोरली और एथिकली इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो इतने बैंकरप्ट हो चुके हैं कि इनको सही और गलत के बीच में डिफरेंस दिखना बंद हो गया है। अपने एक बबल के अंदर रह के खुश रहने की इनको आदत पड़ चुकी है। दिवाली, होली और अलग अलग सोशल इश्यूज पर बेमतलब का ज्ञान देने का इन पे खूब टाइम रहता है, लेकिन अपनी ही इंडस्ट्री के अंदर ये सब कुछ चलता रहता है, वो ये खुल के नहीं बताते हैं। और ये बात सिर्फ बॉलीवुड तक लिमिटेड नहीं है। भारत में जो अलग अलग रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम काफी डीप सीटेड है। 2024 में केरला में हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई थी जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हैरेसमेंट के बारे में थी। जो फाइंडिंग्स आई थी वो इतनी डिस्टर्बिंग थी कि पूरा कंट्री उस टाइम पे शॉक में चला गया था। अब इंडस्ट्री के अंदर की गंदगी तो इंडस्ट्री वाले लोगों को ही साफ करनी पड़ेगी, लेकिन हम और आप ये कर सकते हैं कि अगर कुछ भी आपको खराब दिखता है उसके खिलाफ आवाज उठाओ और उन चीजों को बॉयकॉट करो और देखना बंद कर दो। जैसे ये जो घटिया वाला अभी रिसेंटली गाना आया था, सोशल मीडिया पर अगर आउटरेज ना होता तो ये गाना वैसे का वैसे बना रहता। सबने आउटरेज करा और उस गाने को हटा के माफी मांगनी पड़ गई। और इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो अच्छा सिनेमा बनता है चाहे वो कम बजट में बने, उसको टाइम निकाल के पैसे खर्च करके मूवी हॉल में देखने जाओ ताकि ऐसे लोगों को और इंस्पिरेशन मिले और अच्छी अच्छी मूवीज निकल के आती रहें। क्योंकि बॉलीवुड वाले पैसों के बहुत भूखे हैं। अगर अच्छी मूवीज चलने लग पड़ी
तो ये लोग भी अच्छा काम करने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा, स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।